विकास का अधिगम से क्या संबंध होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डेवलपमेंट बेसिकली जो ओवरऑल हमारी ग्रोथ होती है, ओवरऑल जो चेंजेस आते हैं, ओवरऑल जो भी हमारे अंदर चेंजेस आएंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। दैट कम्स अंडर डेवलपमेंट। जो भी हमारे अंदर सकारात्मक या नकारात्मक चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, विकास के अंदर आते हैं। अब लर्निंग क्या है? लर्निंग मतलब अधिगम। अधिगम कब होता है? जब हम कुछ एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं। जब हम कुछ भी एफर्ट्स करते हैं किसी भी चीज सीखने को, या फिर हम उसके लिए प्रयास करते हैं। कोई भी छोटा सा बच्चा है, वो एकदम से चल के खड़ा होना नहीं सीखेगा। वो पहले कोशिश करेगा, हम उसकी उंगली पकड़ेंगे, वो धीरे धीरे चलेगा, वो गिरेगा, चलेगा, गिरेगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी और फाइनली वो एक दिन चलना सीख जाएगा। तो दैट कम्स अंडर लर्निंग। वो किसके अंदर आएगा? लर्निंग के अंदर आएगा। लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा? ओवरऑल चेंजेस, उसने जितना भी प्रॉब्लम्स फेस करी है लर्निंग के टाइम पे, फाइनली वो सारे चेंजेस उसके अंदर कब आ गए? डेवलपमेंट के टाइम पर आ गए। ठीक है, सो ये हो गई लर्निंग। मतलब पहले क्या होगी हमारे अंदर? लर्निंग होती है, पहले लर्निंग होगी एंड देन डेवलपमेंट होगा। ये हमारी एक नॉर्मल थ्योरी कहती है कि पहले हम लोग सीखते हैं, उसके बाद हमारे अंदर विकास होता है। लेकिन प्याजे जो कहते हैं वो उसका बिल्कुल अपोजिट कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होता है और उसके बाद लर्निंग होती है। मतलब पहले विकास होगा, उसके बाद अधिगम होता है। कौन कहते हैं ये? प्याजे, जीन प्याजे। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अधिगम का संबंध विकास से क्या है? डेवलपमेंट जो भी हमारे अंदर ओवरऑल चेंजेस आते हैं। लर्निंग जो भी हम लोग कोशिश करते हैं, जो भी हमारे प्रयास होते हैं। लर्निंग हम लोग हमारी पहले होती है, पहले हम लोग सीखते हैं, उसके बाद हमारे अंदर वो चेंजेस आते हैं। ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी, मतलब पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन प्याजे इसका जस्ट अपोजिट कहता है। वो कहता है पहले विकास होता है, फिर अधिगम होता है। मतलब पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हमारी लर्निंग होती है। दिस इज द थ्योरी बाय प्याजे, जीन प्याजे। ओके, सो अब हम इसमें देखेंगे लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अधिगम क्या होता है? अधिगम इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स। एफर्ट्स जो भी हमने प्रयास करे हैं, लर्निंग हमें तभी मिलेगी, या फिर हमने प्रैक्टिस करी है। बच्चा या तो देखकर सीखता है या वो करके सीखता है। ठीक है, आप छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसके सामने कुछ भी पकड़ रहे हो या आप उसके सामने चल रहे हो, उसका भी मन करता है कि वो भी कोशिश करे और वो चले। वो देख रहा है, उसके मन में आ रहा है कि वो करेगा, और जब वो कोशिश करता है वो गिरता भी है, बहुत सारे फेलियर्स भी उसे मिलते हैं। लेकिन वो क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। और तब वो प्रैक्टिस कब तक करता है? तब तक जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाता, उसमें उसे सक्सेस नहीं मिल जाती। सो लर्निंग इज अ डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस। लर्निंग का मतलब विकास हमारे अंदर कब होगा? जब तक हम उसके अंदर एफर्ट्स नहीं करेंगे और उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जैसे मैथ्स को बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रैक्टिस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारे लिए दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें प्रयास भी करना है और उसकी हमें लगातार प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। लर्निंग, अधिगम जो है वो विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर चेंजेस नहीं आने के। बहुत सारी कंट्रीज बोला जाता है, जैसे इंडिया है, इंडिया को बोला जाता है इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। मतलब इंडिया अभी विकास कर रही है। लेकिन अमेरिका को बोला जाता है इट इज ऑलरेडी अ डेवलप्ड कंट्री। डिफरेंस क्या है? वो डेवलप्ड है, वो विकास कर चुकी है। मतलब अभी इंडिया कोशिश, अभी इंडिया का लर्निंग टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है, और वो गलती कर करके सीख चुके हैं, वो ऑलरेडी विकास कर चुके हैं। The third point is development takes place in overall aspects. लर्निंग जो होती है वो एक छोटे से एस्पेक्ट में होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल बताता है। उसके अंदर आपकी ग्रोथ भी आती है, उसके अंदर आपका मैचुरेशन भी आता है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो टोटल ओवरऑल बताता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ओवरऑल एस्पेक्ट। वो किसी भी एक चीज को नहीं देखेगा। अगर आज मुझे बोलना आ गया, मुझे चलना आ गया, डजंट मीन कि मुझे
सब कुछ आ गया जिंदगी में। सो जब तक मुझे सारी चीजें नहीं आ जाएंगी, मैं हर चीज में हर तरीके से सक्षम नहीं हो जाऊंगी, मेरा विकास नहीं होगा। ठीक है। मैच्योरेशन सेट्स लिमिट्स टू डेवलपमेंट। मैच्योरेशन क्या करता है, ये एक सेट कर देता है, लिमिट सेट कर देता है कि हमारा डेवलपमेंट वहीं तक होगा, मतलब परिपक्वता। ये कैसे होगा कि आज हमने बच्चे को चलना सिखाया, वो धीरे धीरे चलना सीख जाएगा। ठीक है। तो उसे चलना हमें किस तरीके से सिखाना है, उसकी क्या क्या हमें प्रैक्टिस करनी है, एफर्ट्स करने हैं, दैट कम्स अंडर मैच्योरेशन। ओके। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब जो विकास होता है वो कितने स्तर पर होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये टोटल हमारा 5 तरीके से होता है। द वेरी फर्स्ट इज प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड होता है हमारा गर्भावस्था। गर्भावस्था जब बच्चा माँ की कोख में होता है, मतलब 0 से 9 मंथ्स का जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है वो आएगा आपका प्रीनेटल पीरियड में। ठीक है। उसके बाद आता है इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड ये होती है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब ये हमारे बर्थ से, हमारे जन्म से लेकर 2 साल तक चलता है। ठीक है। उसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड क्या होगा, इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था ये कितने साल तक होता है, ये 2 से हमारा 6 साल तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड पीरियड, मतलब उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो इसकी एज लिमिट होती है वो होती है 6 से 12 साल। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा इगोसेंट्रिक भी हो जाता है, बच्चे को जिद होती है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। अगर उसे अटेंशन नहीं मिलता, बच्चा आपसे कुछ बात कर रहा है, अगर आप उसकी बात नहीं मान रहे हो तो बच्चे को लगेगा मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो बच्चा ये जो लेटर चाइल्डहुड है ये इसमें बच्चा बहुत ज्यादा इगोसेंट्रिक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस को बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है हमारी 12 से 18 साल। ठीक है। इसको बहुत ज्यादा तनाव की अवस्था भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, तनाव की अवस्था। क्योंकि बच्चा इसके अंदर जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है, उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसके अंदर मतलब इतने ज्यादा चेंजेस आते हैं, वो उन सबसे परेशान हो जाता है, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। तो इसलिए इस अवस्था को बोला गया है तनाव की अवस्था। एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है प्रीनेटल पीरियड, गर्भावस्था। उसने गर्भ में जो जो चीजें सीख ली हैं वो आप उसको चाहते भी रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। स्टार्टिंग जो होती है वो बच्चे की यहीं से हो जाती है। एक कहावत है कि जो बच्चा माँ की कोख से ही सीख कर आता है। ठीक है। तो वो जो कहावत है वो इसीलिए है, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके आगे जो भी फैक्ट्स होते हैं इसका क्या फर्क पड़ता है बच्चे के ऊपर, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था। बच्चा इसके अंदर जब जन्म से लेके वो 2 साल तक का होता है तब। नेक्स्ट अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, पूर्व बाल्यावस्था। इसके अंदर 2 से 6 साल का। इसको टॉय एज भी बोला जाता है, मतलब बच्चा इसमें खिलौनों से खेलता है। ठीक है। नेक्स्ट लेटर चाइल्डहुड पीरियड, उत्तर बाल्यावस्था। इसके अंदर बच्चा लड़ाई भी करता है, नए नए दोस्त भी बनाता है, वो बच्चों से झगड़ा भी करता है, वो आपकी बात नहीं भी मानेगा। अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो उसे लगेगा आप उससे प्यार नहीं करते हो। तो इसके अंदर भी बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं और वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है, वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। उसके बाद आती है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। इसके अंदर बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो आधी बातें आपसे छुपाएगा, आधी बातें आपको बताएगा। ठीक है। इसको तनाव की अवस्था भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है तनाव की अवस्था, क्योंकि इसके अंदर बच्चे के अंदर ऐसे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो उसे खुद में पसंद नहीं आते। उसे लगता है मैं अच्छा नहीं लग रहा, उसका हाइट, वेट, एज सब सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। So these are all are the stages of development. These all are very important. ये सारी बहुत important हैं। प्लीज इसको जैसे भी हो आप इसको याद करने की कोशिश करिए। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे।
एक होता है न्यूट्रिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन। बच्चा, ये हमारा जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है, मतलब माँ की कोख में होता है, वो तभी से सीख जाता है। न्यूट्रिशन, खान पान का असर। आप बच्चे को जैसा खाना पिलाओगे, खाना खिलाओगे, जैसा उसकी मम्मी को आपने खाना दिया है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी टाइम, वो सारा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, सो ये आपका किससे रिलेटेड हो गया? खाने से रिलेटेड, खान पान से रिलेटेड जितना भी सारा बच्चे के ऊपर असर पड़ता है वो किस में आएगा? न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट होता है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब होता है हम बच्चों को जो भी एक्सरसाइजेस कराते हैं, बच्चा उससे कितना सीखता है, वो आएगा अर्ली स्टिमुलेशन में। बच्चा हो सकता है उससे कुछ भी ना सीखे, और बच्चा हो सकता है उस एक्टिविटीज के थ्रू ही वो बहुत कुछ सीख जाए। हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो बच्चों को कराते हैं। उसके बाद होता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस क्या होता है? जो हमारा वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ना। एक होता है ना, जैसा देश वैसा भेष। बच्चे या जिस भी जगह से आया है उसका असर तो उसके ऊपर पड़ेगा। आप घर में गाली देके बात करो, बच्चा वही सीखेगा। आप घर में प्यार से बात करोगे, बच्चा वही सीखेगा। तो जैसा आप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराओगे, एक कहावत है कि जैसे उसके दोस्त होते हैं बच्चा भी वैसा बन जाता है। ठीक है, तो उसका जैसा, क्योंकि बड़ा होकर बच्चा क्या हो जाता है, घर वालों से दूर हो जाता है, वो दोस्तों के साथ ज्यादा रहना शुरू कर देता है। तो जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है, जैसे उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी फाइनली वैसा बन जाता है। तो ये किसके ऊपर है? एनवायरनमेंट के ऊपर। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। द वेरी फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, आप जैसा खाना दोगे वो वैसा बनेगा। नेक्स्ट इज अर्ली स्टिमुलेशन। आजकल के बच्चों का जो होता है वो खान पान बहुत गलत हो गया है। ठीक है, उसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं, और उनको वो वेरियस फैक्टर्स में बहुत सारे तरीकों से उसको वो प्रभावित करता है। बच्चों को बचपन में बोला जाता है कि आप हरी सब्जियां खाओ। वो सब क्यों बोला जाता है? जिससे ये मोटे मोटे चश्मे ना लगे, जो मेरे भी लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन, जो भी उसको एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं उनसे वो कितना गेन कर रहा है, क्या वो उनसे कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा। एक होता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो कौन से तत्व होते हैं जो हमारे विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ये सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स मतलब आंतरिक तत्व। ये हमें प्रभावित बाहर से थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन ये हमें अंदर से ज्यादा प्रभावित करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज हेरिडिटरी, जो वंशानुगत होता है बच्चे के गर्भ से लेकर, जो भी उसके जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, तब से लेकर जो भी उसका कंसेप्शन पीरियड होता है, वहां से ये शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये वहीं तक सीमित होता है। मतलब वो जो चेंजेस हैं, आपने अगर उसकी मदर के साथ अच्छा ट्रीटमेंट बिहेवियर नहीं करा, आपने उसकी मदर को अच्छा खाना नहीं दिया, तो बच्चे पे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। उसकी मदर को जैसा एनवायरनमेंट दोगे, बच्चे के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कुछ केसेस में बोला जाता है ये तो अपने ये वाली आदत इसकी अपनी मम्मी पे गई है, ये अपने पापा पे गई है, दादा पे गई है, दादी पे, व्हाटएवर। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं? अनुवांशिक होते हैं। ये सारी चीजें वो बच्चे की गर्भावस्था अवस्था से ही स्टार्ट हो जाती हैं। एक होता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसके अंदर हमारे लुक्स वगैरह आते हैं। हमारी लुक्स जो फिजिक है वो हमारी किसके ऊपर जाएगी। ठीक है, दैट कम्स अंडर बायोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट इज इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होगा? बुद्धि, हमारा जो दिमागी स्तर है वो कैसा है। एक होता है इमोशनल, ये सारी चीजें हमें क्या करेंगी? प्रभावित करेंगी, लेकिन आंतरिक रूप से। इमोशनल कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं अपनी चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब वो किसी को दिखाते नहीं है या उनको असर ही नहीं पड़ता। यूजुअली बोला जाता है लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। तो वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत जल्दी रो पड़ती हैं या वो अपनी फीलिंग्स बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देती हैं। लड़के जो होते हैं उन्हें तो कितना भी मार लो, कितना भी कुछ कर लो, उन पर असर नहीं पड़ता। ठीक है, सो ये हमारा लेकिन एक मिथ बना हुआ है, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। नेक्स्ट इज सोशल नेचर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें बाहर लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप में रहना ज्यादा पसंद होता है। सो ये सारे वो सारे तत्व हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमें इंटरनली अफेक्ट करते हैं। बाहरी भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये हमें खुद को इफेक्ट करते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर इंटरनल फैक्टर्स। अभी हमने पढ़े थे जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंटरनली, मतलब आंतरिक रूप से। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहरी रूप से आगे तक हमें इफेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो उसका फर्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट इन द वॉम। जब बच्चा माँ की कोख में होता है, जब वो गर्भावस्था होती है उसकी, तब उसकी मदर का जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कैसा है। अगर बोलते हैं कि जब मदर, कोई भी लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है, तो बोलते हैं कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट आप जितना अच्छा रखोगे, जितना खुशहाल रखोगे, बच्चे के ऊपर वैसा ही असर पड़ेगा। क्यों बोला जाता है कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उसमें हमें बोला जाता है कि अगर इफ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, आपको मूवीज कम देखनी चाहिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका जो असर होता है साइंटिफिकली वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो जैसा आप मदर के साथ ट्रीटमेंट करोगे या जैसी मदर की साइकोलॉजी होगी उस टाइम बच्चा वैसा ही बनता है। नेक्स्ट, द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो मदर है, जो भी वो लेडी है जो प्रेग्नेंट है, उसका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो उस टाइम पीरियड में कैसी है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंगल और मल्टीपल चाइल्ड। अगर बच्चा अकेला होता है वोम्ब में तो उसकी ग्रोथ अलग तरीके से होगी। अगर दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो जितना भी न्यूट्रिशन है वो डिवाइड हो जाता है। जब वो डिवाइड हो जाएगा तो बच्चों को कम मिलता है। तो इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। बोलते हैं ना, खान पान का फर्क पड़ता है, आप ये भी खिलाओ वो भी खिलाओ, बच्चे की सेहत अच्छी होगी। सो वो असर सारे इसलिए पड़ते हैं, डिपेंड करता है सिंगल चाइल्ड है या मल्टीपल चाइल्ड है। नेक्स्ट, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रियो। मतलब जो भी क्वालिटी है खाने की, वो कैसा खाना खा रही है मदर, और जितनी भी क्वांटिटी है वो कम क्वांटिटी में खाना खा रही है, भूखी तो नहीं रह रही, वो सारा असर किस पे पड़ेगा? बच्चे पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? बिकॉज माँ जो भी खाना खाएगी वो सारा उसका जो कुछ पार्ट होता है वो कौन रिसीव करेगा? एम्ब्रियो। मतलब जो भी कोख में वो बच्चा है वो रिसीव करता है। ठीक है। सो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी बहुत जरूरी है और उसकी क्वांटिटी भी। इसलिए कहा जाता है कि आपको भूखा नहीं रहना चाहिए। एक होता है नॉर्मल एबनॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी जो नॉर्मल तरीके से होती है। एबनॉर्मल डिलीवरी का मतलब ये नहीं है कि आपका जो ऑपरेशन हुआ है वो सिजेरियन, वो उसमें नहीं आएगा। एबनॉर्मल केसेस वो होते हैं कुछ जगह बच्चे प्रीमेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों को नर्सरी में रखना पड़ता है, कुछ भी मम्मी के बीच में तबीयत खराब हो जाती है, तो वो सारी चीजें आएंगी एबनॉर्मल डिलीवरी के केस में। ओके। नेक्स्ट इज एनी एक्सीडेंट और डैमेज इन द वोम्ब। ये हमारी इंडियन मैथोडोलॉजी में बहुत बोला जाता है कि जब ग्रहण पड़ते हैं, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, उस टाइम कोई भी बाहर की जो रेज होती हैं वो मदर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। सो वो जो अगर उस टाइम कोई भी आपके साथ इंसिडेंट हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई भी डैमेज हुआ बच्चे को, तो वो उसको आगे तक अफेक्ट करता है। ठीक है। स्पेशली हमारे जो इंडियन सिनेरियो है उसमें, इंडियन कल्चर में एक बात बोली जाती है कि जब ग्रहण पड़ता है तो मदर को कुछ भी चाकू से नहीं काटना चाहिए। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर क्योंकि बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। या तो बच्चे का कहीं से कट होगा बॉडी पे, किसी के लिप्स कट हो सकते हैं, किसी के हाथ पे कुछ मार्क हो सकता है। सो वो सब उसको लाइफ लॉन्ग आगे इफेक्ट करेगी। ये सारी चीजें कब होती हैं? जब बच्चा अंदर होता है, माँ की कोख में होता है। लेकिन इसका असर कब दिखता है? बाद में दिखता है, जब वो बर्थ ले चुका होता है। ठीक है। सो इसलिए इनको बोला जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। और अभी हमने जो इंटरनल फैक्टर्स पढ़े थे वो सारे कब होते हैं? बर्थ के बाद होते हैं, लेकिन वो हमें इंटरनली अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हमारे बर्थ से पहले होते हैं और ये हमें बाद में अफेक्ट करते हैं। ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हमने किस तरीके से ट्रीट करा है, किस क्वालिटी का न्यूट्रिशन दिया है, ये सारी चीजें इस पे अफेक्ट है। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, मैच्योरेशन के बारे में। ठीक है, कि वो किस तरीके से आंतरिक और बाहरी रूप से हमें प्रभावित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। टीचर का क्या रोल होता है बच्चे की ग्रोथ में? बच्चा जो भी सीखता है उसका क्या रोल होता है? बच्चे का पहला जो स्कूल होता है वो उसका घर होता है, उसके बाद उसके पड़ोसी होते हैं, उसके बाद फाइनली वो स्कूल में जाता है। ठीक, तो इसमें टीचर का क्या रोल है? आप सभी लोग टीचर बनने वाले हो आगे चलकर। सो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। जो उसका फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हमें बच्चे की साइकोलॉजी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चे के तरीके से सोचना होता है कि जिस एज का बच्चा है उसके दिमाग में उस टाइम वो क्या क्वेश्चंस चल रहे होंगे। अगर कोई छोटा बच्चा होता है, क्यों किंडरगार्टन के टीचर इतना ज्यादा प्यार से बोलते हैं, आप उनको नहीं डांट सकते। आपने बच्चे को एक बार डांटा, बच्चा आपसे क्वेश्चन नहीं पुट अप करेगा, वो रोने लग जाएगा। सो हमें बच्चे के साइकोलॉजी को समझना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लान सिलेबस अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। अगर कोई 5 साल का बच्चा है, आप उसको 7 साल के बच्चे की क्लास का सिलेबस नहीं दे सकते। हमें बच्चे के दिमागी स्तर को ध्यान में रखें कि वो सब बच्चों के लिए, ये नहीं है कि किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, किसी का बहुत लो है।
हमें सबके स्तर को ध्यान में रखकर उनका जो सिलेबस है वो डिजाइन करना चाहिए। नेक्स्ट, एक्टिविटीज फॉर चाइल्ड। आजकल स्कूल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जाती हैं बच्चों से, जिससे वो बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना सीखते हैं। ठीक, और भी उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं, वो बहुत सारी चीजों के लिए लॉजिक लगाते हैं, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मतलब एक्टिविटीज का मतलब ये हो गया कि वो कुछ ना कुछ करके सीख रहे हैं। ठीक, करके सीखना बहुत बेटर होता है कुछ देखकर सीखने से। करके सीखी हुई चीज बच्चा नहीं भूलता, इसलिए बोलते हैं कि अगर आप कुछ भी लर्न कर रहे हो, कुछ भी आपको सीखना है, तो आप उसके राइटिंग में प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो दीज आर द रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आई होप नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। कोई भी आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन काइंडली पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द like button.